को रोकने के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टियों ने इस बिल को लाने की जिद पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और कहा कि इस बिल को लाने का मकसद मुसलमानों के वक्फ जायदाद पर कब्जा करना है। कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश में है सरकार। जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। मन की बात है, मैं कहना चाहता हूं तो इससे अच्छा संदेश जाए, किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद ज़ाहिर है कि आज दिन भर जो कुछ हुआ और कल से ही जो माहौल बना हुआ है, उन सब पे आप सभी की नज़र होगी, तो इन तमाम तर चीज़ों को ज़्यादा न खींचा जाए तो ज़्यादा बेहतर। लेकिन सवाल यह है कि आज अगर आप मुस्लिम हैं तो इसे मुसलमानों के या अपोजिशन के उठाए हुए सवाल के चश्मे से अलग होकर के आज देखिए इस डिबेट को, और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो इसे सत्ताधारी पार्टी के चश्मे से अलग होकर के इस बिल को देखिए और यह जानने की कोशिश करिए कि धर्म को परे रख करके क्या वाकई इसके अंदर संशोधन या फिर तरमीम जो कुछ हो रहा है, क्या इसमें वाकई बेहतरी है या जो कुछ भी सवाल उठाया जा रहा है उसमें सच्चाई भी है। क्योंकि अगर आपने धर्म का चश्मा, अपोजिशन का चश्मा, सरकार का चश्मा और अपना जाती चश्मा अगर आपने उन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए लगाया तो यकीनन इस बात को आज आप नहीं समझ पाएंगे। इस पूरी डिबेट का मकसद यही है कि आज चश्मे को अलग रखेंगे, सच्चाई पे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर से जेडीयू प्रेसिडेंट जीएम शाहीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। शाहीन साहब, सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं आपका, लेकिन सवाल लोगों का है बहुत ज्यादा, इस वजह से मैं उन तमाम तर चीजों को कंक्लूड करके आपसे पूछना चाहूंगा, दोस्त दोस्त न रहा। अब देखिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं जो आप बता रहे हैं। वो कहते हैं ना कि मिल जाएगी मंजिल भटकते भटकते, जो घर से निकलते नहीं, जो इसके ऊपर पहल नहीं करते, जो है वो अधूरे रहते हैं। कि जहां तक आज वक्फ बिल का सवाल है, हम ये मानते हैं कि
एक बड़ा ट्रांसपेरेंसी इसके साथ जुड़ी हुई है, खास करके ये सब चीजें बिल्कुल हाइड था। मैं बहुत सारी मिसालें मेरे पास है आज की डेट में। अभी मैं सुन रहा था कि यहाँ पे झारखंड में भी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर 5 स्टार होटल बनाया गया। तो ये जो सब चीजें हैं, और हमें इस पे नाराज नहीं होना चाहिए कि अगर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर ऑडिट हो, कल को लोगों की जो खास करके जो गरीब आवाम है, जो गरीब मुसलमान है, उसको उसका हक न छीना जाए, तो इसके ऊपर तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या करें, बिकॉज आदत से मजबूर है। यहाँ पर बड़े लोग, जैसे अभी आपके प्रोग्राम में भी नाम सुन रहा था मैं, तो अभी भी वो सोनिया गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, तो उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पे इन लोगों ने बड़ी प्रॉपर्टीज जो है इनको बांट दी थी, और अपने टाइम पे इन्होंने पूरा जो है इसका कंट्रोल, जहाँ पे 50-50, 100 कनाल जमीन, एकड़ जमीन जो है, और गरीबों की प्रॉपर्टी वो थी जो कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, जो कि अवाम की प्रॉपर्टी है, और धर्म के नाम पे उसके ऊपर कब्जा करना, हड़प पाना, वो जमीन बहुत गलत है। और अगर आज हम ये कहें कि ये बिल पास होने से, देखिए हम क्या मानते हैं कि हर फिक्र के लोगों को समझ आ जाए पहले कि ये बिल है क्या, इसमें ट्रांसपेरेंसी रहे। एक और ट्रिब्यूनल कोर्ट भी रखा है, उसके बाद आपके पास हाई कोर्ट भी है, आपके पास सुप्रीम कोर्ट भी है। ऐसा नहीं है कि एक मोहर ऐसी लगी कि जो आगे भगवान की मोहर लगी तो आगे कोई कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन 10 दिन 15 दिन बिल सामने आ जाएगी, शाम तक, कल सुबह तक, 10 दिन के अंदर अंदर सभी लोगों को समझ आएगा कि ये बिल क्या थी, इसका पर्पस था, क्या था। कुछ हमारी आशंकाएं थी जेडीयू की, आप कल शाम को ही वो क्लियर होगी, जो हमने हमारे जो पार्लियामेंट के साथी है जिन्होंने रखा था इस चीज को कि जो पुरानी प्रॉपर्टी है उनके साथ न छेड़छाड़ न किया जाए, उसको एज इट इज रहना दिया जाए, और जो एग्री किया गया कल शाम को ही एग्री किया जाए। और हम ये बिल्कुल मानते हैं कि ये बिल आम गरीब जो है, गरीब मुसलमान के हक में है। उसको ट्रांसपेरेंसी एक मिलेगी, आपको पता चलेगा कि कम से कम कि वक्फ के पास क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अगर हमें ठीक है इस चीज के बारे में हमें मालूम हो जाता, लेकिन क्या जेडीयू आज ये बात जो कह रहे हैं, आप सीनियर लीडर हैं और काफी ज्यादा कद्दावर लीडर, हम सब जानते हैं आपको, आपने काम किया है, खासतौर पे आपने मजहब का चश्मा कभी नहीं लगाया, लेकिन सवाल यह है कि क्या एनडीए के साथ अगर नहीं होते, इंडिया के साथ होते आज, तो आज आप यही बात बोल रहे होते? नहीं, देखिए, मैं सभी मुसलमानों से मेरी अपील है, चाहे वो कांग्रेस के मुसलमान है, भाजपा के मुसलमान है, आम मुसलमान इस देश के हैं, कि हमें पहले इन सब चीजों के ऊपर एक पूरा जानकारी लेनी चाहिए। उसके बाद ही हम लोग कोई भी अपना बयान दे या कुछ भी कहे तो अलग बात है। आपको पता होगा कि अभी कल से 2 दिनों से कितना नैरेटिव चलाया जा रहा है पूरे देश के अंदर, भड़काने की कोशिश की जा रही है मुसलमानों को कि आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, हिंदू करेंगे, वो करेंगे, ये क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्फ खाली लुक आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रहेगा, ताकि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी वक्फ की जमीन, मस्जिद की जमीन, किसी दरगाह की जमीन जो है, वो कोई पर्सनल, कोई अपना, कोई आदमी जिस तरह हो रहा था पहले, वो इसको ना हट पे एक मॉनिटर। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। हो सकता है ये भी सवाल है जी, ये भी सवाल है, हु विल बी द चेयरमैन ऑफ वक्फ। वक्फ का चेयरमैन कोई भी आदमी चुन के हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई हमने थोप दिया कि अच्छा बड़े ये नैरेटिव चलाया गया भाई हिंदू लुक आफ्टर करेगा। भाई हिंदू भी होगी, उसमें कोई भी चेयरमैन हो सकता है, जिसको वोट आ जाएंगे, जिसको चुना जाएगा, मुसलमान होगा, हिंदू होगा, तो उससे कोई मतलब, बिकॉज अल्टीमेटली अभी यहाँ बहुत सारे बोर्ड्स बने, एक श्राइन बोर्ड बना है जम्मू कश्मीर के अंदर, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड। कौन देखता है उस श्राइन बोर्ड को? क्या श्राइन बोर्ड को जम्मू कश्मीर की सरकार नहीं देखती? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नजर उसके ऊपर नहीं है? तो अगर सरकार की नजर नहीं होगी तो फिर किसकी नजर होगी? नहीं, सरकार की नजर तो सभी बोर्ड पे है, उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी संशोधन चल रहा है वक्फ बोर्ड के साथ, किसी और बोर्ड के साथ नहीं हुआ।
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल इस बात से एग्री है, इत्तेफाक रखते हैं कि अब देखिए पिछले 6 महीनों से सभी जो मुसलमान फिरके के लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस पे लिया गया और सब लोगों से बात की गई, हर एक का मशवरा लिया गया। ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई दिमाग में आ गया कोई चीज और आज पार्लियामेंट के अंदर बिल पास की गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि पिछले 6 महीनों से पूरी जानकारी, फिर कहाँ एडिट करना है, कहाँ पर कानून को कहां पर कैसे बदलना है, पूरी कार्रवाई पूरा काम किया गया पिछले 6 महीनों से। देश एक बहुत, मैं उनको बताना चाहता हूं जो ये बांटने की बात कर रहे हैं, कल जब ईद नमाज पढ़ी जा रही थी राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, और हिंदू बरादरी के लोग जो है वो फूल फेंक रहे थे उस वक्त, और जब होली मनाई जा रही थी तो मुसलमानों ने फूल फेंके। ये भारत है भैया, मैं बताना चाहता हूं। ये तो इसमें कोई शक नहीं है सर, लेकिन सवाल ये है कि जो देश एक है और यहाँ पर हम एक दूसरे से सभी लोगों से प्यार करते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो नैरेटिव सेट किया गया था उसमें कामयाबी नहीं मिली, अवाम ने उसे नाकाम किया। खैर उस बहस में नहीं पड़ेंगे। सवाल यह है कि जिस तरीके से आपने कहा कि अपोजिशन भड़काने की कोशिश कर रही है या फिर गुमराह कर रही है, सवाल यह है कि आपके पास तो नंबर पहले भी ज्यादा थे, आप चाहते तो पहले आराम से पास करा सकते थे, इतना तूल देने की क्या जरूरत थी? खामोशी से तूल, आप मेरे से सवाल कर रहे हैं? जी जी जी, आपसे नहीं, तूल हम लोगों ने बिल्कुल नहीं दिया, हमने सिंपल वही काम किया। देखिए एनडीए गवर्नमेंट ने वही काम किया कि जो कानून बता रहा है कि जैसे मैं बता रहा हूँ पिछले 6 महीनों से हर एक आदमी से मशवरा लिया गया, इस्लामिक स्कॉलर से। एक इस्लामिक स्कॉलर बोलिए कि चाहे वो किस भी स्टेट का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, उसके साथ हमारे कोई एक भी नहीं है सर, मैं मुदाखलत नहीं करना चाहता, लेकिन कोई भी, ठीक है आपकी बात दुरुस्त है सर आंखों पर, लेकिन सवाल यह है कि उन्हीं इस्लामिक स्कॉलर से और तंजीमों से बातचीत करने के बाद अपोजिशन ने जो अपने सुझाव दिए थे सबके सब रद्द कर दिए गए। जहां तक मेरी जानकारी है 44 के करीब सुझाव रद्द किए गए और 12-13 शामिल किए गए जो अपने मतलब की थी। नहीं, बिल्कुल गलत है ये जो बता रहे हैं, ये सब चीज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो सुझाव, जो लॉजिक था, जहां पर जो जेन्युइन था वहां पर उस चीज को लिया गया। जैसे हमने कहा कि कल भी हमारी पार्टी के साथियों ने, पार्लियामेंट के साथियों ने 4-5 सुझाव लाए थे और जिनको बिल्कुल मान लिया गया, और कल 5-5:30 बजे ये न्यूज आए थे कि वो सभी सुझाव मान लिए गए। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसा होता तो कम से कम जेडीयू इस वक्त सपोर्ट नहीं करता, और हम तो पिछले, आप जानते हैं नीतीश कुमार जी जो है पिछले 1 महीनों से तो बिल्कुल रोजे जब चल रहे थे तो मुसलमानों के साथ रहे, तो हम कम से कम सपोर्ट नहीं करते। जब हम लोगों ने देखा इसमें एक आम मुसलमान, एक गरीब मुसलमान की मदद हो सकती है, तभी हम लोगों ने सपोर्ट किया। इसी वजह से सर डर हो रहा है कि आपने गले लगाया, ईद की मुबारकबाद दी, सवैयां खिलाई, इफ्तार कराया और उसके बाद हमें ही धोखा दे दिया। खैर सवाल पे जरूर आऊंगा, लेकिन नीलूफर साहिबा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, वेलकम करेंगे। एडवोकेट नीलूफर साहिबा एनसी से जुड़ी हुई है हमारे साथ। नीलूफर साहिबा, जो कुछ चल रहा है, हालांकि आपकी पार्टी ने लगातार इसकी मुखालिफत की है, उसके बावजूद आपका रद्द-ए-अमल? देखिए आमिर साहब, मुझे लगता है कि आज का दिन अगर हिस्ट्री में देखा जाए ये एक ब्लैक डे है जिसको हर किसी को इस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क जो है एक डाइवर्स मुल्क है। यहाँ पर हर तबके के, हर फिक्र के, हर मजहब के लोग रहते हैं, और जब आप पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे जो मार्जिनलाइज क्लास है, जो माइनॉरिटी में है, तो ये एंटी नेशनल बिल नहीं है तो क्या आप इसे कहेंगे? बड़े ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि जो ब्रिटिश रूल में, अगर आप देखेंगे जब ब्रिटिश रूल चलता था उस वक्त 2 एक्ट आए हुए थे जो उनके रेगुलेशंस थे। 2, एक रेगुलेशन थी बंगाल कोड रेगुलेशन 1810 और दूसरा था मदरसा कोड रेगुलेशन 1817। अगर आप उन 2 रेगुलेशंस को देखेंगे उसमें डायरेक्ट जो इंटरफ्रेंस थी उस वक्त ब्रिटिश वालों ने कोशिश की वक्फ एक हिसाब से जो क्रिएट किया गया था मुसलमानों के लिए, गरीब आवाम के लिए, बैकवर्ड और मार्जिनलाइज्ड क्लास के लिए उनका डायरेक्ट कंट्रोल रहे, लेकिन वो फेल हो गया। वक्त के साथ साथ जब उन्होंने देखा ये फेल हो गया, और फिर जाकर वक्फ जो मुसलमान वक्फ बोर्ड का जो ये मुसलमान वक्फ एक्ट जो है उसके साथ आहिस्ता करके 1954 में जो कांग्रेस ने भी लाया था एक इम्प्लीमेंट, जो बेसिक स्ट्रक्चर उसको चेंज करने के लिए आहिस्ता फिर ये 1995 पर पहुंच गया, जहां पर काफी अमेंडमेंट्स लाकर चेंज लाई गई थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार आप देख लीजिए कि एक डायरेक्ट जो
कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उनको रोंदा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में प्रोवाइड है कि आप अपने रिलीजन को प्रोपेगेट कर सकते हो जिस तरीके से, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी है, चाहे वो कुछ भी है, जिस तरीके से आप वो अपने रिलीजन के हिसाब से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि वक्फ के माने ही अगर आप देखें, दैट इज द प्रॉपर्टी, परमानेंट प्रॉपर्टी डेडिकेटेड, जिसमें ओनरशिप दैट इज ऑफ द गॉड इटसेल्फ। तो अगर मुसलमानों के लिए एक बोर्ड था जो कोशिश करता था, इनका एक कलीदी रोल रहा है, लेकिन आप लोग कोशिश करने नहीं देते थे ना, अपने मफाद के लिए, सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया और आज भड़का रहे हैं उसी चीज को जाया होने के बाद। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है ये सियासत का शिकार हो गया है। जीएम शहन साहब अभी कह रहे थे कि आखिर अपोजिशन इतनी शिद्दत के साथ क्यों इसकी मुखालिफत कर, उसकी साफ वजह है कि उनको फायदा था इस चीज से और आप भड़का रहे हैं लोगों को। नहीं, भड़काने की कोई बात नहीं है। देखिए, जब आप ऐसी बिल्स लाएंगे तो एक मुसलमान जो है या एक तबका जिसके खिलाफ ये बिल इस वक्त है, तो वो क्या कहे, वो क्या समझे। मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ, या जहां पर पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, मैं इन्हीं से क्वेश्चन करती हूँ। ईद की नमाज पर सियासत करना, ईद की छुट्टी पर सियासत करना, यहाँ बीफ पर सियासत करना, लिंचिंग को बढ़ावा देना, ये सब चीजें जो है, जब एक क्लास, एक कम्युनिटी को ही आप टारगेट कर रहे हैं, वो क्या समझेगी। मेरा सबसे ये क्वेश्चन रहेगा, वो क्या समझेगी। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए सबने कुर्बानियां दी है, हमने भी कुर्बानियां दे दी है। तो हर एक अगर अपने अपने एक, पहले ही मुझे समझ नहीं आती कि एक बोर्ड जो है, इनको इतनी इंटरफेरेंस की क्या जरूरत थी कि उसमें आप नॉन मुस्लिमों को भी ला रहे हो, उसमें आप गवर्नमेंट को भी ला रहे हो, फिर वो यहाँ के डेवलपमेंट, मुस्लिमों के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगी, जबकि खुद कफील सरकारों ने कुछ भी नहीं किया। एक बोर्ड को मोहरा बनाना, हाँ हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि इसमें कोई गलती नहीं हुई होगी, कहीं पर करप्शन नहीं होगा, वो चीजें सुधारी जा सकती है। वो हर एक बोर्ड जो है उसमें करप्शन हो सकता है, हुए भी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ऑल टुगेदर पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर देंगे। उस स्ट्रक्चर में आप कल को जैसे सिखों का अपना है, हिंदुओं का अपना है, किसी और बरादरी का अपना हो सकता है, फिर उसमें आप मुसलमानों को डाल देंगे। एक नॉन मुस्लिम एक मुस्लिम रिलीजन के बारे में क्या जानता है, मैं कितना जानती हूँ हिंदू रिलीजन के बारे में या सिख रिलीजन के बारे में, ठीक उसी तरीके से कोई नॉन मुस्लिम किस तरीके से ये चीजें कर सकता है। उतना ही नहीं, मुझे लगता है ये जो हमारा डाइवर्स कल्चर है, पूरे हिंदुस्तान का एक गुंचा है हर एक रिलीजन का, उस पर ये अटैक है। इस चीज को किसी को भी, किसी भी बड़ा सवाल जरूर है और बहुत कॉमन भी। जीएम शहन साहब, जिस तरीके से नीलुफर मसूद साहिबा जेकेएनसी से पूछ रही है कि आखिर एक खास कम्युनिटी को क्यों टारगेट करना, सबका सवाल है किसी भी खास कम्युनिटी को टारगेट नहीं किया गया। जस्ट आप, हम लोग एनडीए पार्टनर है, आप बीजेपी से पूछ सकते हो। जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, 1995 में ये एक्ट लाया गया। अभी मैंने आपसे कहा कि झारखंड में एक होटल बना हुआ है, 5 स्टार होटल, प्रॉपर्टी वक्फ की है, दरगाह की है, और एक आदमी उसके ऊपर कब्जा करके बैठा है और 5 स्टार होटल बना हुआ है। आज हम लोग यहाँ जाते हैं, और ये जो है आपका दिल्ली, हम लोग जब जाते हैं दरगाह के ऊपर जाते हैं, तो यकीन मानिए कि अंदर घुसने नहीं देते। इतना एक गलत, बहुत सारी चीजें उन्होंने, दुकानें ऐसे वहां पर बना के रखी है, सड़क की जगह नहीं, चलने की जगह नहीं, तो कब्जा करके रखा है। सेम इज द केस इन आजीली, इन मुंबई अगर आप जाते हो तो आजीली। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये लोग अपनी बात क्यों नहीं करते, क्यों सोनिया गांधी की बात मुंह में डाल देते हैं कि कांग्रेस ने नहीं सर, सोनिया गांधी बीच में नहीं आती। हाँ। मेरी क्या तकलीफ है, मेरी तकलीफ ये है कि मेरे साथी लोग क्या करते हैं काम, ये वही बात मुंह में डालते हैं जो कांग्रेस वहां से बताती है। लेकिन अपनी, अगर हम लोग आज की डेट में हाजी अली को ठीक करना चाहते हैं तो इन्हीं से पूछे कि क्या किया जाए, कैसे कर सकते हैं। या अगर हम लोग जो जमीनें, जो वहां पर दिल्ली में जो दरगाह है, हमारी 2-3 दरगाह वहां पे है, तो जो वहां पर गलत कब्जा करके रखे हैं इन लोगों ने, तो इनसे जरा पूछ सकते हैं आपकी ये सवाल लाइव प्रोग्राम में कि उस कब्जे को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो कैसे किया जाए और क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर ये चीजें जो है पिछले साल से, जब से देश आजाद हुआ, तब से ये सिस्टम कांग्रेस ने पूरा खराब कर दिया पूरे देश के अंदर, तो क्यों नहीं किया इन लोगों ने। ठीक है, अगर कहीं पे कोई गलती हो रही है सर, सवाल पे और मैं चाहता हूं कि आपके इसी
और केसर टीवी के ऊपर हम लोग आए, आने वाले 10 दिन के बाद, 5 दिन के बाद एक दफा बिल को सामने आने दीजिए आम पब्लिक के सामने, फिर डिबेट करिए आप कैसे क्या, शायद उन्हें पूरी ठीक है। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूंगा आपसे, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल करूंगा। 20 साल आपकी हुकूमत चली आ रही है बिहार में, आपने बौद्ध मज़ाहिब के लिए बोर्ड बनाए और फिर उन लोगों को सौंप दिया, डेली का काम वो लोग देखते हैं, किसी भी तरह की चीज़ों पे आपका कब्जा नहीं है, बल्कि आपने खुद मुख्तारी उनको दे दी। तो जाहिर है कि एक बोर्ड पे हुकूमत ने अपना कब्जा नहीं रखा, बल्कि उनके हवाले कर दिया, उन्हीं के लोग देखते हैं। तो इस बिल में भी लोगों को छोड़ देते मुसलमानों के हित में, मुसलमानों को कहते हैं भाई यहाँ पे गलतियां हो रही है, इसको सही करो। मुसलमान या हिंदू के ऊपर मैं आपसे ये बात कर रहा था कि श्राइन बोर्ड जो माता वैष्णो देवी बोर्ड को कौन लुक आफ्टर कर रहा है? क्या उसको गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं करती? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती? कैंसर हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है वहां पर कटरा में? अगर एक नई चीज या एक अच्छी डेवलपमेंट के लिए सब चीजें की जाए तो उस पर प्रॉब्लम्स क्यों? तकलीफें किन लोगों को है? तकलीफें उन लोगों को है जिन्हें वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प करके रखा है, चाहे वो मौलाना साहब हमारे हैं, चाहे कोई और लोग हैं या कांग्रेस के साथ हैं, उनको तकलीफ है। मुझे लगता है कि आम इंसान, आम खास करके गरीब मुसलमान को इस चीज से कोई तकलीफ है। सर, मुझे एक चीज़ और आपसे समझना है कि दिल्ली में, पटना में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, जहां जहां भी हमने देखा आम मुसलमानों को ही सड़कों पे देखा, तो इसमें मौलाना, मुल्ला ये सब नहीं थे, आम लोग ही थे सड़कों पे और आप लोगों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। एग्जैक्ट सही बोला आपने, ये उन्हीं के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने अपने लोगों को कहा है कि मैं सड़क पर। सर, हैरत की बात है, सबके सब पूरे देशवासी, सारे मुसलमानों को आपने कांग्रेसी बता दिया, आपके साथ इसका मतलब कोई नहीं है। नहीं, उनको ऐसा डर रख दिया गया कि भाई देखिए अब तो मुसलमानों के ऊपर सब कब्जा हो गया और आपका कानून सब खत्म, बिल्कुल खत्म। ठीक है जनाब, सुहेल काज़मी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल काज़मी साहब, क्यों ऐसा खौफ पैदा करना? जब एक अच्छा काम कर रही है सरकार, तो इसमें लोगों के अंदर खौफ क्यों पैदा करना चाहते हैं? देखिए सर, इन्होंने बहुत अच्छा बोला, इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूं इनकी जानकारी के लिए। जितनी भी डेवलपमेंट अथॉरिटीज है हर स्टेट में, वहां भी इंक्रोचमेंट्स हुई हैं, उसको किसी ने रोका? जितनी म्युनिसिपैलिटीज हैं, जितनी नजूल की जमीनें हैं, जितनी 47 में जो कस्टोडियन डिपार्टमेंट आपने बनाया उसमें इतनी धांधलियां हैं, आपने उसकी तरफ कभी ध्यान दिया? आपको एक वक्फ मिला और आपने वक्फ में अमेंडमेंट की। मैं नहीं कहता हूं अमेंडमेंट गलत है या उसको पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब हम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, कोई मुस्लिम उसमें मेंबर नहीं बन सकता, कोई हिंदू मेंबर नहीं बन सकता। माता श्राइन बोर्ड की बात इन्होंने की, मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं, वहां मुस्लिम मेंबर नहीं बन सकता। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, मुस्लिम एजुकेशनिस्ट नहीं है, मुस्लिम ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, मुस्लिम हाईकोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस नहीं है। एक कोई मेंबर आप ले लीजिए, आप नहीं लेते हैं। आप जितनी भी बाकी संस्थाएं, धर्म ट्रस्ट है 1000 से ऊपर उसमें मंदिर है, उसके सोल ट्रस्टी जो है वो एक ही फैमिली पिछले 100 साल से है, उसमें तो आपने कोई मुसलमान मेंबर नहीं लिया। कहने का मतलब ये है कि आप दायरा बढ़ाइए। आप जो कह रहे हैं वक्फ जो है, वक्फ डिपार्टमेंट जहां जहां भी है और जहां जहां भी इसका बोर्ड्स बने हुए हैं, वो गवर्नमेंट की निगरानी में बोर्ड बने हैं, गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, गवर्नमेंट उसका रख रखाव देखती है। अगर कहीं कोई एम्बेजलमेंट आपको लगती है, कोई जमीन खुर्द फुर्द इधर उधर होती है, तो आप पकड़िए, उसमें लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज अपना काम करें, हैंग करें उन लोगों को जहां जहां भी धांधलियां होती है वक्फ में। लेकिन जो जहां अच्छा हो रहा है या जहां अच्छा होने की उम्मीद है, वहां तो आप अपनी सपोर्ट दीजिए। नहीं, सवाल सिर्फ ये है सर कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के आप जो है मेंबर भी हैं, सवाल ये कि जब से दरख्शां अंद्राबी आई हैं, उससे पहले के क्या हालात थे? दरगाहों पे, ज़ियारतगाहों पे, जितनी भी है वहां पे इन तमाम तर चीजों से जुड़ी हुई, वहां पे सिर्फ चिड़ियाओं की आवाज, कौवाओं की आवाज सुनाई देती है, तो उससे अलावा कुछ भी आप लोगों ने नहीं किया। इल्जाम है कि इससे पहले, यानी कि दरख्शां अंद्राबी के आने से पहले, लोग इन पैसों का अपना जाती मफाद में यूज कर रहे थे। डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी आई और उसके बाद इन तमाम तर चीजों पर उन्होंने कंट्रोल किया और आप लोगों की मनमानी को खत्म किया, जिसकी वजह से आप लोग आज नाराज हैं। और यही हालत सभी स्टेट का है, सेंटर का भी। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि कोई आरटीआई वहां लगाइए और प्रोब कीजिए, जब का जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बना है, क्या क्या अचीवमेंट्स उसकी हैं, जरा चेक तो कर लीजिए। क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं मेंबर हूं, मैं 1 साल बहुत कोशिश करता था, उसके बाद मैंने अपना जो बोलना है, मीटिंग अटेंड करनी बंद कर दी, क्योंकि आप अपीज करना चाहते हैं। आप जो कहते हैं किसी जगह स्टेटमेंट देके वो सच माना जाता है, ऐसा नहीं है। आप देखिए, हजारों कनाल जमीन जम्मू कश्मीर की वक्फ बोर्ड की जो है वो हाउसिंग बोर्ड ले चुका है, जो ऑनरेबल गवर्नर की क़यादत में यहाँ गवर्नर रूल चलता रहा है।
यहाँ देखिए औकाफ की जगहों पे 2-3 मंदिर बने जो बड़े कंट्रोवर्शियल हो गए और बड़ी लड़ाइयां वहां पे हुई है। यहाँ देखिए आरएसपुरा में एक सेक्टर है जहाँ आबाई कब्रिस्तान था जिसको शमशान में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ देखिए धांधलियां जो श्रीनगर में जो मेजर प्रॉपर्टीज थी, 44 रूम्स का होटल है बुलीवर रोड पे, बिना ऑक्शन के किसी को अपीज करने के लिए दे दिया गया। तो आप हैंग कीजिए ऐसे लोगों को जो गलत दुरुपयोग करते हैं अपनी चेयर का। ये आप कहते हैं कि नहीं, अगर किसी ने नमाज पढ़नी है, कश्मीर का सूफीज्म की जमीन है, वहां तो बच्चा 10th में पास होता है तो उसकी दस्तारबंदी अपनी अपनी दरगाहों पे की जाती है। रिलीजियस सेंटिमेंट्स के तौर पे लोग अपने अपने अकीदे को आगे चलाते हैं। जहां धांधलियां हुई हैं, ये कहना कि हमारी सरकार है, हमारा नॉमिनी है तो कोई गलत नहीं कर सकता है, तभी तो बेड़ा गर्क हो रहा है पूरे मुल्क का और पूरी रियासतों का। आपके कहने से नहीं होता। आप पब्लिक डोमेन में जाइए और पब्लिक डोमेन में पूछिए कि आप कहाँ चिड़िया चाहती थी और कहाँ कौवे नाचते थे। ये बातें होती हैं सिर्फ बातें करने के लिए, लेकिन ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो बड़ी डर्टीएस्ट है। तो सर आवाम से कैसे पूछेंगे? आवाम को कहीं ना कहीं आपने उनके दिमाग में रॉन्ग नंबर ठूस रखा है, ये वजह का एहतजाज हो रहा पूरे मुल्क में। बिल्कुल नहीं, आप गलत। आप लोगों के पास जाइए, जितने भी श्राइन से वहां पूछिए उनसे, जो अकीदामंद लोग हैं, जो इनके साथ 100 साल से जुड़े हुए, उनसे पूछिए। पहले तो सारी प्रॉपर्टीज आपकी वक्फ में आती नहीं है। जम्मू कश्मीर में तो 60% है वक्फ की प्रॉपर्टी जो वक्फ बोर्ड के डोमेन में आती है। 40% तो मस्जिद कमेटीज के अंडर है जो अपने अपने तरीके से लोगों ने बनाई हुई है, जो लोगों ने अपनी वक्फ करके अपनी लोकल मस्जिद कमेटीज को तश्कील दिया हुआ है। तो आप देखिए, अगर आपको विल है कुछ अच्छा करने की, मैं नहीं मना करता हूं, कीजिए, बहुत अच्छी बात है। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, वक्फ एक ब्रिज बन सकता है बिटवीन सेंटर स्टेट रिलेशन, लेकिन उसकी ट्रांसपेरेंसी, उस पर नजर जो है स्टेट गवर्नमेंट्स की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज की, अच्छे ढंग से। ये सिर्फ सोचना, कंसीव करना और अपीज करने के लिए आप कोई बोर्ड बनाते हैं तो उससे मसला हल होने वाला नहीं है। वो और उसकी जो डिग्निटी है वो गिरती जाएगी नीचे। चलिए, हो सकता है ये चीजें, लेकिन ठीक है। डॉक्टर नीलूफर साहबा, माफ कीजिएगा, एडवोकेट नीलूफर साहबा, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। सवाल ये है कि जिस तरीके से अभी जेएम शाहीन साहब कह रहे हैं, उन्हीं की एक चंक में उठा करके आपसे जानने की कोशिश करूंगा। अगर ट्रिब्यूनल से बाहर हम निकल करके कोर्ट में जाते हैं किसी मसले को लेकर के, तो आप लोगों को ये डर सता रहा है पूरी अपोजिशन को कि भाई अब हमारा राज खुलेगा और बहुत सारी चीजें हमारे खिलाफ हो जाएंगी? देखिए आमिर साहब, जो यहाँ पर सुहेल काजमी साहब ने कहा, मैं उसको बिल्कुल एंडोर्स करती हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स का डर है, कोर्ट्स का डर तो किसी को भी नहीं है। यहाँ पर डर उसी को होगा जिसने करप्शन किया हो। और मुझे लगता है जहाँ पर करप्शन के चार्जेस या एनक्रोचमेंट के चार्जेस, यहाँ पर अभी साहब बोल रहे थे कि काफी एनक्रोचमेंट्स है, इनको शायद फ्लड लैंड पर नजर नहीं है। जम्मू कश्मीर में किस तरीके से खुसूसन 2019 के बाद अगर आप देखेंगे, जहलम के किनारों पर किस तरीके से बिल्डिंगें खड़ा की गई, होटल खड़ा किए गए और दुकानें खड़ी की गई, और वो किन लोगों ने किए मैं उस चैप्टर में जाना नहीं चाहती हूँ। वो एनक्रोचमेंट इनको नजर नहीं आती है। जो एनक्रोचमेंट्स एग्रीकल्चर लैंड पर हुई है, फ्लड लैंड पर जो मैंने अभी जिक्र किया, और डिफरेंट मुख्तलिफ म्युनिसिपल एरियाज में हुई है, स्टेट लैंड पर हुई है, वो एनक्रोचमेंट्स नजर नहीं आ रही है। अगर एनक्रोचमेंट्स है तो इसका क्या मतलब है कि फिर सरकार को यह बदल देंगे? फिर आप सरकार भी बदल दे दीजिए। यहाँ पर आपने देखना है कि अगर एनक्रोचमेंट है, आपका एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो वक्फ का है वो आपका है, आपका चेयरमैन है वो आपका है, तो ऑलरेडी वो नॉमिनेट गवर्नमेंट करता है। अगर कहीं जगह किसी जगह करप्शन है, कुछ है, 2019 के बाद आपके पास एम्पल टाइम था, अभी भी टाइम है, लोगों को लाइए और बुक कीजिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है? मैं चैलेंज करती हूँ कि आप हिंदू सनातन धर्म जो है उसमें से आप एक मुस्लिम को लाइए और उस बोर्ड में बैठा दीजिए। क्या वो अलो करेंगे? नहीं, धीरे धीरे सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। उनका इल्जाम सिर्फ इतना है, नहीं, धीरे धीरे अगर कोई भी करप्शन करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का या फिर सरकार के हामी जमातों का इल्जाम यह है कि चूंकि आप लोगों ने अपनी हुकूमत में बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़े कर लिए, जमीन हड़प लिए, चाहे वो ज़रई जमीन हो या रेजिडेंशियल, 5 स्टार होटल्स बना लिए, दूसरों को अपने मफाद में, सियासी मफाद में आप लोगों ने दे दिए। तो अब उन तमाम तर चीजों पे पकड़ बनाने और वक्फ बोर्ड को और ज्यादा मजबूत करने के लिए कार्य किया जा रहा है। ये आमिर साहब मुझे पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी अगर होती जो करप्शन में
इन्वॉल्व होती। तो इनके पास तो 10 साल थे, खुसूसन मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी, उन 10 सालों में उनको वो स्कैम्स निकालने चाहिए थे। एक भी केस रजिस्टर नहीं हुआ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स के ऊपर जो गवर्नमेंट में रहा होगा कि उन्होंने कोई करप्शन किया है किसी लैंड को लेकर या स्कैम कहीं पर किया है वक्फ प्रॉपर्टी को। चलिए मैं मिसाल दे देता हूं, श्रीनगर पे लाल चौक पे जितनी दुकानें हैं उसमें से ज्यादातर वक्फ की हैं। कितना किराया आप लोगों ने वसूल करवाया उस टाइम पे जब धांधली हो रही थी, सरकार में आप थे? एक बार भी आपने पूछा क्यों नहीं? वो तो भला हो डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का, उन्होंने आकर के लोगों से पूछा, रिस्पॉन्सिबल बनाया। दरख्शां इंद्राबी जो है, आमिर साहब दरख्शां इंद्राबी जो है वो भी तो नॉमिनेटेड गवर्नमेंट की थी ना, नॉमिनेटेड थी ना। तो आपको इस बात से एतराज है कि गवर्नमेंट की क्यों है? सुन लीजिए, क्या वो रेटिफाई नहीं हुआ? तो क्या जरूरत है? आपने बिल लानी है, फिर आपने नॉन मुस्लिम उसमें इंट्रोड्यूस करना है, फिर ये कहना है कोई मुस्लिम फ्रॉम प्रैक्टिसिंग 5 साल से हो तब जाकर वो डोनेट कर सकता है प्रॉपर्टी। तो क्या मकसद है? मुझे लगता है मोटिव कुछ और है और इसको मोहरा बना दिया जाता है। आप कम्युनिटी को टारगेट करके क्या प्रूव करना चाहते हैं? कुछ महीने पहले, कुछ दिन पहले ही हमने नमाज पर यहां पर देखा, इवन ईद की छुट्टी कैंसिल हो गई। तो ये क्या समझे लोग? मुझे आप ही जवाब दे दीजिए। ये हिंदू सनातन धर्म हमारे पास है, उनका बोर्ड है या श्राइन बोर्ड है, किसी नॉन मुस्लिम को ले आइए ना, चलो मुस्लिम को मत लाइए, किसी सरदार को ही वहां ले आइए, किसी बौद्ध को ही आप ले आइए। तो ये इंटरफ्रेंस जो है ये ऑन लार्जर ग्राउंड जब आप देखते हैं, ये हमारे मुल्क की सालमियत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि हर कोई लोग जो यहाँ पर है आइडिया ऑफ इंडिया के साथ चले हैं, चलना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं ताकि वो सिक्योर रह सके, उनकी जो अपने हुकूक है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरों में वो प्रोटेक्टेड लेयर में रह सके। लेकिन जब आप उन लेयर्स को ही खत्म कर रहे हैं, अभी आप ही हाल ही में आपने देखा जब इस बिल को लाया गया, क्या इसमें 1 लाख से ज्यादा जो मेमोरेंडम थे लोगों ने प्रेजेंट नहीं किए? किसको टाइम मिला पढ़ने का? यहाँ तो आप 10 मेंबरों को नहीं सुन रहे हैं पार्लियामेंट में, तो आपने वो 1 लाख मेमोरेंडम कहां पढ़े होंगे? कितने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इनके पास आई, जो ये कमेटी बनाई गई थी, कितने जेपीसी जो बनाई गई थी, क्या उन्होंने उनको टाइम दे दिया? अगर दे दिया, क्या उन्होंने वो अमेंडमेंट्स लाई? नहीं लाई। हाँ, तो लेकिन सरकार ये कह रही है कि जेपीसी पे जिन लोगों ने बात सुनी, बिल्कुल स्टेक होल्डर को बुलाया, उन्हीं लोगों पे आप लोगों ने बोतलें फेंकी। ठीक है, मैं आपसे जवाब जरूर लूंगा। जीएम शैन साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। अगर इतनी सारी चीजें हैं, बार बार टीज क्यों करना? मुसलमानों को एक लाइन में खड़े करिए, गोली मारिए, सारा झंझट खत्म। आप कहां सुन रहे हैं? किन की बातें आप सुन रहे हैं? इनको पूरा जानकारी पहले होनी चाहिए। किसी भी डिबेट पे जाने से पहले पूरी जानकारी ले लीजिए। 6 महीने से इसके ऊपर चर्चा चल रही है। क्या इनके कश्मीर से मौलवी उमर को नहीं बुलाया गया? 15 दिन वो दिल्ली में था, नहीं था? क्या पार्लियामेंट के अंदर उसने अपने सुझाव नहीं रखा? 6 महीनों से सुझाव नहीं दे रहे हैं लोग। अब बता क्या रहे हैं ये लोग? कम से कम कोई चीज जब आप बात करते हो, डिस्कशन करते हो, और पूरा देश का सवाल है। ऐसा नहीं है कि हम खाली जम्मू कश्मीर को लेकर एक कोई एक्ट बना रहे हैं। बिल्कुल, ये कानून जो बन रहा है पूरे देश के लिए बन रहा है। क्या तो सर उनका यही पूछना है कि पूरे देश के लिए बाकी श्राइन पे क्यों नजर नहीं है आपकी? सिर्फ मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड पे ही नजर क्यों? आमिर साहब, मेरी बात करने दे दीजिए। क्या आप लोग नहीं चाहते कि जो लोग इसका जो हमारे जो गुजारों का जमीन जो ले गए हैं कि उनको वापस लिया जाए? जिन लोगों ने ये जमीन हड़पी है, क्या आप लोग नहीं चाहते कि उनसे जमीन वापस ली जाए? जिन्हें दरगाहों की जमीन हड़पी है, वो भी हजारों के कनाल के हिसाब से। फ्लड तो है नहीं पूरे देश में। कश्मीर के अंदर फ्लड का इशू हो सकता है, जैसे आप बता रहे हैं, इरिगेशन ने खाया होगा, बाकी ने खाया होगा, लेकिन वक्फ की प्रॉपर्टी क्यों खाएंगे भाई? क्यों दरगाह की जमीन किसी ने डोनेट करके रखा है तो किसी मौला ने वो खा लिया है? क्यों ऐसा किया है? ये कोई तरीका है? ये कोई बात नहीं बनती। और उसके बाद सभी हमारे मुसलमान भाई, कल अजमेर शरीफ के जो मौलवी इमाम है, क्या उन्होंने इसके ऊपर बात नहीं की? क्या उन्होंने पक्ष नहीं रखा? क्या उन्होंने सपोर्ट नहीं किया? ऐसा नहीं है कि जो सोनिया गांधी कहेगी वही चलेगा। ये देश है, ये हिंदुस्तान है और सब लोगों का है। हमारे जो यहाँ पर हाजी अली के जो दरगाह इमाम है, क्या उनको नहीं लाया गया? हाजी अली के जो बोर्ड के लोग हैं, क्या उनको नहीं लाया गया? उनसे नहीं पूछा गया? लेकिन सर, जिन लोगों के नाम आप गिना रहे हैं सभी के सभी आपके लोग हैं, और पूरे देश के लोग जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं उसे आप सोनिया गांधी का आदमी बता रहे हैं। निजामुद्दीन के जो वहां पर चेयरपर्सन है, क्या उनसे नहीं पूछा गया? क्या उनकी सजेशंस नहीं ली गई? क्या कल रात को 8 सजेशंस को फिर से इंप्लीमेंट नहीं किया गया कि पुरानी जमीनें, जो पुरानी इमारतें हैं, उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी?
ये सब चीजें जो आप बता रहे हैं, एक डिस्कशन, और फिर डिस्कशन जो ये होता है, जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, जो चुनकर आए हैं, उनके साथ डिस्कशन होके और तभी जाकर बिल पास। सर ऐसा नहीं है कि जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो लोगों के हित में ही बात करें, वो पार्टी के हित में भी बात करते हैं। क्या इन लोगों को कोर्ट पे भरोसा नहीं है फिर? तो ये सब चीजें जो है ये आम गरीब के हक में है, आम गरीब मुसलमान के हक में भी। मैंने किसी कांग्रेसी को सुनते हुए कहा, उसने कहा कि आप बिल पास करेंगे, हम तो जनाब खून की नदियां बहाएंगे। क्या तमाशा है ये? अभी किसी टीवी चैनल पे कोई ऐसा बता रहा था। भाई ये कोई बात बनती है? जाने समझने से पहले आप बता रहे हो कि कहां हिंदू को दे रहे हैं, कि भाई हिंदू आ रहा है। कहां से हिंदू आया? वो रशिया से आया है, जापान से आया, या छत से उड़कर आया? एक देख रेख की बात, हम अगर कानून में लिखा है कि हर एक चीज को मॉनिटर सरकार करे, ऑडिट हो, तो इसमें बुराई क्या बात है भाई? तकलीफ क्यों होगी पेट में? अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई आपकी जो आपने हजारों कनाल के हिसाब से बड़े बड़े, क्योंकि यहां तो जम्मू कश्मीर में आपकी आबादी कम है, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों, कलकत्ता में मुसलमानों की आबादी कितनी है? मरगुजार नहीं है दफन करने के लिए, वो मरगुजारों की। सर आप किस बिहार की बात कर रहे हैं? आपकी हुकूमत 20 साल से रही, लेकिन मुसलमानों के नाम पे जितनी भी स्कीमें आप लोगों ने शुरू की, आज कहां है मुसलमानों की हालत? ना मुआशी तौर पर मजबूत है, न सियासी तौर पर वो मजबूत है, न तालीमी तौर पर मजबूत है। आमिर प्लीज मैं हाथ जोड़ के मेरी एक बात पे रखना चाहता हूं। इन लोगों ने मुसलमानों को शहाबुद्दीन जैसे बनाया। शहाबुद्दीन जिन्होंने तलवारें उठाई, बंदूकें उठवाई और लोगों को मरवाया। सर शहाबुद्दीन का इस्तेमाल किसने किया आपको बहुत अच्छे से पता है सर। इस चीज में शायद हम ना पड़े। ठीक है नीलोफर साहब, आप कुछ कह रही थी, जल्दी से कहिए, उसके बाद मैं आता हूं अगले मेहमान की तरफ। देखिए यहाँ पर ऑडिट से या किसी चीज से कोई डरता है नहीं। इनको शायद मालूम होना चाहिए, इससे पहले भी ट्रिब्यूनल था, वहां पर भी जज साहिबानी बैठते थे, कोई लोकल आदमी वहां पर बैठा नहीं होता है ट्रिब्यूनल में। तो वो भी एक लीगल लुमिनरी होती है जो डिसाइड करता है चीजों को। और साथ में इनको बता दीजिए किस गवर्नमेंट ने कितना काम किया है मुसलमानों के लिए, फिर शायद इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अगर होता, आज मुसलमान नहीं होता, फिर उनके लिए कितनी स्कीम्स लाई गई और कितनी इंप्लीमेंट की गई। तो वो ऑन ग्राउंड एक बोर्ड का सहारा लेकर ये कहकर कि हमें मुसलमानों की स्थिति सुधारनी है, तो ये सब समझते हैं मोटिव कहां पर है, ये निशाना किस जगह है। नहीं जाहिर है कि ये कहना बेजाही है कि आखिर इससे पहले कोर्ट में मामले नहीं थे, ट्रिब्यूनल के जितने मामले हैं लोगों ने इख्तलाफात किया और बाद में कोर्ट तक वो मामला पहुंचा। मैं इससे एग्री करता हूं क्योंकि इसके लिए बहुत सारे शवाहिद मौजूद है और दुनिया को ये मालूम है कि कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले चल रहे हैं, तो ये फजूल है कहना। लेकिन सवाल ये है कि जितनी चीजें अगर सरकार कह रही है, अपोजिशन बहुत समझदार लोग हैं, अपोजिशन में आप लोग बहुत समझदार हैं, तो किसी भी चीज को बैठ करके किसी खास इस एक वे में एक साथ मिलकर के चलते, अगर एक कम्युनिटी को फायदा पहुंचाना था, ना कि भाई आप लोगों ने मेल करवाया, पूरे देश को सड़कों पे ला खड़ा किया, माहौल खराब करने की कोशिश की और वरगला रहे हैं आप। काज़मी साहब। जी सर, सवाल क्या है सर? जी सवाल सिर्फ इतना है कि अगर कोई ऐसा मसला था जिसमें सरकार से आप सहमत नहीं थे, तो देश को साथ लेकर के चलने पे तो आप सहमत हैं, उस मामले पे खास तौर पे बात करते, एक वे में जाते और लोगों को सड़कों पे उतरने पे मजबूर नहीं करते। पूरे देश में जो अभी नफरत का माहौल है उसे तो कम से कम खुलासा मिलता। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि बिल पास होता है, नहीं होता है। कभी ऐसा भी होता है कि सारी चीजें सरकारें जो प्रीवियस सरकारें रही हैं, बहुत से बिल ऐसे भी थे जो टेबल हुए, बहस पे उनकी सहमति नहीं बनी और बिल रुक गए। बहुत हजारों बिल हैं ऐसे, और फाइनली कुछ ऐसे बिल भी हैं जो 10-15 साल बाद उनकी सहमति बनी, चाहे वो CAA का बिल है, चाहे वो ट्रिपल तलाक का बिल है, चाहे बहुत से ऐसे बिल हैं जिन पे सहमति बनी और पूरे हिंदुस्तान के निवासियों ने उसको सलाम किया, सल्यूट किया, वेलकम किया। तो अगर कोई सहमति में थोड़ा सा अगर टाइम लग जाता है किसी बिल की सहमति में, या जो JPC बनाई है आपने, उस JPC के जो अंदर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उस पे अगर सब मेंबरान की सहमति नहीं बन रही है, और आप ही कह रहे हैं कि वहां बोतलें चलती हैं चेयरमैन पे, अगर विद इन JPC ही उनकी सहमति नहीं बनी है, तो पार्लियामेंट में उसकी सहमति कैसे बन जाएगी जब वाइडर स्फीयर पे आप उसको डिस्कस करेंगे? तो अगर इसका थोड़ा सा दायरा आप बढ़ा देते, कुछ और मेंबर्स इस पे इंक्लूड करते, पब्लिक डोमेन में इसको डाल दीजिए,
लीजिए, जैसे आप बाकी चीजों को डालते हैं, पब्लिक सजेशंस मांगते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम और ले लेते हैं, चाहे इस सेशन में नहीं अगले सेशन में कोई ऐसी चीजें सर्वसहमति से बन जाती तो बिल पास हो जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत से ऐसे बिल्स हैं जो 1, 2, 3 बार पार्लियामेंट में आते हैं, चौथी बार पास हो जाते हैं। मैं बिल के अगेंस्ट नहीं हूं, ना मैं किसी, आप कहते हैं हमने इसमें 2 मुस्लिम हिंदू मेंबर्स रखने, भाई साहब उस पर कैसे सहमति बनेगी जब बाकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आप नहीं छेड़ रहे हैं, तो इसको क्यों छेड़ रहे हैं? आप खुद तूल दे रहे हैं, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका पता नहीं क्या क्या, और हरियाणा में मुस्लिम से वोट लेके सरकार बनाते हैं और बोलते हैं ईद की छुट्टी बंद कर दो। किसी मुस्लिम स्टेट में कोई हुक्मरान आएगा, वो बोलेगा दिवाली की छुट्टी बंद कर दो। तो किस तरह का सेटअप आप बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? चर्चा उस पे है, चर्चा इस पे नहीं है कि बिल अच्छा है या बिल बुरा है। यहाँ नहीं देखेंगे, वक्फ बोर्ड नहीं देखेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद देख लेगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देखेगी, उनकी जेर क़यादत में स्टेट की सरकारें देखेंगी, ए को नहीं बी को। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे एक ही सवाल आपसे करूंगा, अगर कोई नॉन मुस्लिम बन जाता है और आपको एतराज है, अपोजिशन को भी, आम आवाम को भी, मुसलमानों को भी, तो सवाल यह है कि अगर कोई इसका कोई भी काम होगा, कोई भी पैसा आएगा, जायदाद होगी, तो इसका मुसलमानों की कॉज के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पे तो कहीं नहीं कहा गया है कि ये गैर मुस्लिमों की कॉज के लिए इस्तेमाल होगा। तो एक मुस्लिम बदउनवानी कर सकता है क्योंकि वो अपने कॉज के लिए इस्तेमाल करेगा और करने के प्रावधान है। गैर मुस्लिम होगा तो वो मुसलमानों के हित में ही काम करेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये तो बेहतर हुआ मुसलमानों के लिए। बहुत अच्छी बात है, आप इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसकी अमेंडमेंट करते जाइए और उसमें फिर सरदार साहब को भी इंक्लूड कीजिए, फिर क्रिश्चियंस को भी इंक्लूड कीजिए। देखिए कोई भी बोर्ड, मेरा ये कहने का मतलब है, कोई भी संस्थाएं कानून के दायरे से बाहर नहीं है। अगर मुसलमान खुद पुर्द करता है उसके लिए भी वही कानून है, हिंदू के लिए भी वही कानून है, सरदार के लिए भी खुद पुर्द करेगा क्यों? आप देखिए जो चीज जिस कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए है वो वेलफेयर वहां होनी चाहिए। इस पर फोकस क्यों नहीं करते? आप खाने की तरफ क्यों देखते? जो खाते हैं उनको हैंग कीजिए, कानून और मजबूत कीजिए। आप कितने, कौन सा इम्बेजलमेंट आपने ब्यूरोक्रेट देखा हिंदुस्तान में जिसको फांसी लगा दी हो आपने कनॉट प्लेस में? आज तक तो कोई नहीं मैंने देखा ऐसा। और हर जगह धांधलियां होती हैं, हर जगह सब कुछ होता है। करप्शन तो एक नासूर है हिंदुस्तान में, हर डिपार्टमेंट में, हर सिस्टम में। उसके बिना तो इंसान हिल नहीं सकता पूरे हिंदुस्तान में। हम अभी अंडर डेवलप्ड है। आप देखिए, आप स्ट्रीमलाइनिंग करने की बात कर रहे हैं, आप स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं या दिलों को दिलों से तोड़ रहे हैं? अगर दिलों को दिलों से जोड़ने की बात है, मुल्क आगे चलेगा, बिल जैसा भी होगा पास हो जाएगा, ठीक है, होता रहे। लेकिन उसका नुकसान उस पर्टिकुलर सरकार को होगा आने वाले दिनों में जो हैफहैजर्डली कोई भी डिसीजन डिक्टोरल वे में करना चाहती है। नीलूफर साहबा, जिस तरह की बातें हो रही है, अगर ये सारी चीजें सही है तो सवाल ये है कि जिस तरह की चीजें दूसरे लोग करप्शन कर रहे हैं तो हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं कि भाई हम भी कर रहे हैं तो इसमें क्या बुरा है, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। तो फिर जाहिर है कि इसमें अगर पारदर्शिता आ रही है सरकार की जानिब से और सरकार ओवरऑल जिम्मेदार है, गार्जियन है, तो वो बुरा तो नहीं कर रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो सरकार है और गार्जियन है और उनका काम है देखना करप्शन कहाँ है, क्या है। लेकिन ये जवाजियत नहीं है कि कहीं एनक्रोचमेंट है, कहीं एम्बेजलमेंट है, कहीं करप्शन है, फिर आप ऐसी बिल लाइए जो एंटी मुस्लिम होगी। ये उसकी जवाजियत नहीं बनती और ना ही आपके पास ये राइट मिलता है आप किसी के रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर करें बाय वे ऑफ सेइंग कि करप्शन है। भाई करप्शन किस सिस्टम में नहीं है इस वक्त? नासूर ये फैला हुआ है हर एक सिस्टम में। मैडम, तो कानून को सवाल यह है कि रिलीजियस मैटर वहां पे होता जहां इस्लामी कानून को बदलने की बात होती, वहां पे होता जहां पे आपको कहते भाई आपको नमाज ऐसे नहीं ऐसे पढ़नी है, आपको रुकू नहीं करना, सजदा नहीं करना है, आपको क़याम नहीं करना है। सवाल इसमें यह है कि पैसा खुर्द बुर्द जो लोगों का पैसा है, हिंदुस्तानियों का पैसा है, वी द पीपल का पैसा है, उस पैसे में अगर घोटाला, गड़बड़ी और कहीं पे झोल होगा तो सरकार उस पर सवाल उठाएगी या उसके लिए नए रास्ते बनाएगी। देखिए आमिर साहब, आपने खाली इस बिल को ही नहीं देखना, आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए। उस पर मैंने अभी बीफ के बारे में बात की, उस पर भी सियासत चली। हाल ही में एक डिक्टेट आया कि नहीं भाई ईद की छुट्टी जो है इसको भी कैंसिल कर दो। उससे पहले नमाज का आया कि अगर अपनी बिल्डिंग के ऊपर कोई नमाज पढ़ रहा है, मैं सड़कों की बात नहीं करूंगी, सड़कों को छोड़ दीजिए, अपनी बिल्डिंग के ऊपर कोई नमाज पढ़ रहा है, उस पर भी सियासत चली। तो टारगेट करना एक मखसूस मार्जिनलाइज्ड क्लास को, ये ठीक बात नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे नफरतें फैलती हैं और ये नफरतें फैलना
हमारी देश के बुनियादी डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि एक सेक्युलर कंट्री है। इस सेक्युलर कंट्री में हर एक, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, उसका अपना रिलीजियस और फंडामेंटल राइट है किस तरीके से वो आगे चलाता है। तो मखसूस एक कम्युनिटी को जब आप टारगेट करते हैं तो वो देश के हित में नहीं होता है, बल्कि देश के खिलाफ ही हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये कानून जो बन रहे हैं, अगर इनमें अमेंडमेंट हो जाते हैं, तो सवाल ये है कि आपकी नजर में क्या बुरा होने वाला है मुसलमानों के खिलाफ? अमेंडमेंट अगर लानी है, आप कानून को स्ट्रांग बना दीजिए, जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है उनको ताकतवर बना दीजिए और साथ में वो इंप्लीमेंट करे, आप उनको खींचिए। तो कानून बने हुए, एम्बेजलमेंट के लिए भी आपके पास कानून है, करप्शन के लिए भी आपके पास कानून है, एनक्रोचमेंट के लिए भी आपके पास कानून है। तो कमी किस जगह है? कमी इसमें है कि आप उसको इंप्लीमेंट सही तरीके से, सही मानों में नहीं कर रहे हैं। इस बिल को अमेंड करके क्या वो कानून तरमीम हो रहा है? नहीं हो रहा है। कानून वैसे ही है, चाहे वो एनक्रोचमेंट के लिए है, चाहे वो करप्शन के लिए है, चाहे वो किसी और चीज के लिए, अगर वो इलीगल चीजें हो रही है तो कानून तो वही है ना। कानून का आपने साथ देना है या उसको इस्तेमाल करना है इन लोगों के खिलाफ, वो तो नहीं बदलेगा। तो जरूरत ये थी कि अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज जो है उनको टाइट करके, उनको ये कहकर भाई स्ट्रांगली आप स्टर्न एक्शन ले लीजिए, तो वो ले ले। उसमें तो हर कोई चाहता है कि करप्शन जिस शक्ल में भी है, चाहे वो किसी भी इदारे में है, चाहे वो किसी भी कमेटी में है, चाहे वो किसी भी बोर्ड में है, उसको आप खत्म कीजिए। उसके खिलाफ तो कोई नहीं है, क्योंकि इम्पेडिमेंट बन जाता है डेवलपमेंट में। हम भी चाहते हैं करप्शन हर सिस्टम में खत्म हो, लेकिन कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें करप्शन नहीं है? उसका मतलब थोड़ी है कि आप कल को हिंदू सनातन धर्म के बोर्ड में भी, उसमें भी एक बिल ले आएंगे, कल को गुरुद्वारा प्रबंधक कमिटीज है वहां पर भी एक बिल ले आएंगे, कल क्रिश्चियन मिशनरीज है उनके लिए भी आप ले आएंगे। इसमें जो एक बैलेंस होता है, हार्मोनियस कल्चर जो हम, जिसको हम आगे चलाते, उस कल्चर में, उस भाईचारे में कहीं ना कहीं डेंट आ जाता है। इस डेंट को एड्रेस करने की जरूरत है, ताकि हम बिल्कुल वैसे ही खाली लिखने में ही सेक्युलर महसूस ना करें, बल्कि सही मानों में ऑन ग्राउंड भी हमें महसूस हो कि नहीं, वो जो सेक्युलर की हवा है वो अभी भी बरकरार है हमारे देश में, और हर कोई चाहता है उस हवा को बरकरार रखे, तभी वो भाईचारा भी बरकरार रहता है। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं और कानून की ज्यादा जानकार भी, तो मैं आपसे एक सवाल और करूंगा, उसके बाद मैं अपने बाकी साथियों की तरफ आऊंगा। मैं सवाल ये करना चाहता हूं आपसे कि जो चीजें चल रही हैं, देखिए उसमें बीजेपी ने जो रूल लाए हैं उसमें से जो 4 मोटे मोटे रूल हैं, कोर्ट वाली बात, कोर्ट में ऑलरेडी ये मामला चल रहा है तो जाहिर है कि इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रही। उसके अलावा पारदर्शिता वाली बात, बदउनवानी के खात्मे वाली बात, ये वो सारी चीज़ें हैं कि अगर बोर्ड के अंदर इस तरह की चीज़ें चल रही है तो उस चीज़ पे रोक लगाया जा सकेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी कब्जा कर रखा है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। उसके अलावा जो लोग अगर वक्फ में कोई चीज दान करेंगे तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसके लिए एक रूल होगा कि वो ये कागज दिखाएं और उसके बाद वक्फ की प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं शामिल किया जा सकेगा। तो ये वो सारी चीजें, सिवाय इसके कि इसमें नॉन मुस्लिम को दोष शामिल करने की बात जो कही गई, ख्वातीन को तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है, डॉक्टर रक्षा अंद्रा भी जम्मू कश्मीर में एक बड़ी मिसाल है हमारे लिए। तो एक सिर्फ नॉन मुस्लिम वाली बात ऐसी है जो डिबेटेबल है। सवाल यह कि बाकी सारे कानून तो मुसलमानों के हक में। देखिए, मैंने आपसे नजर से देखते, इसकी गहराई बताइए हमें। देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि इसमें बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है। जहां तक आपने देखा होगा कि मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी जो है मिन अन उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कहीं न कहीं जो मुस्लिमों को टारगेट करना, मैं नहीं जानती उनके मैनिफेस्टो में किसी भी जो सियासतदान होगा या सियासी पार्टी होगी वो ऐसा कोई मैनिफेस्टो रखेगी कि जो वो किसी के अगेंस्ट हो, किसी रिलीजन के अगेंस्ट हो। लेकिन अपरेंटली अगर आप इन सीक्वेंस आप देखते हैं तो वो चीजें एक ही कम्युनिटी के खिलाफ हो जाना, बिल्कुल सवाल बनता है कि अगर एक कम्युनिटी के खिलाफ ये मामला है तो, लेकिन ये जरूर हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये वाकई कम्युनिटी के खिलाफ है। काज़मी साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि आप इस चीज को जितनी बारीकी से समझते हैं शायद हम में से कोई नहीं समझता। आप इसके मेंबर भी हैं, इनके अंदरूनी बातें भी समझते हैं, और हर मोड़ पे कहां पे बदउनवानी हो रही है, होती रही है और हो सकती है, इसके ऊपर भी आपकी नजर है। सवाल यह है कि सरकार ने अगर ये बदलाव किए तो क्या कुछ बदल जाएगा ऐसा जो मुसलमानों के हित में नहीं होगा?
आमिर भाई मुझे एक बात बताइए, जेपीसी की रिकमेंडेशन ये कहती है कि हमने अमेंडमेंट करनी है इसमें, जो फ्लोर ऑफ हाउस पे आज डिस्कशन हो रही है कि हम औरतों को इसमें इंक्लूड करेंगे। आप वर्ड सुन लीजिए कि हम औरतों को भी इसमें शामिल करेंगे। ये अभी अमेंडमेंट होनी है। 8 घंटे की डिबेट के बाद बिल के फेवर में बिल पास हो जाता है तो तब औरतें इसमें शमूलियत करेंगी। लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं कि 3 साल से यहाँ उस अमेंडमेंट से पहले ही चेयरपर्सन दरख्शान दराबी बनी हुई है, तो आप हकीकत तो है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हैं, लेकिन क्या मुसलमानों के हितों में नहीं होगा? आप मुझे बताइए, मैंने कब कहा कि मुसलमानों के हितों में नहीं होगा? मैं तो ये कह रहा हूं कि आप एक अमेंडमेंट करने जा रहे हैं और उसी का जो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो करने जा रहे हैं अमेंडमेंट, उससे पहले ही आप वो कर चुके हैं, तो फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है? एक बात। दूसरी बात, मैंने आपसे पहले भी कहा, किसी को कोई नाराजगी नहीं होती, लेकिन अगर कहीं कोई डिबेट बढ़ जाती है और अगर उसको आप शांत कर सकते हैं, पैसिफाई कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन में जा सकते हैं। दूसरी लार्जेस्ट कम्युनिटी है मुसलमान हिंदुस्तान में, जिन पे पहले ही शक शुबा है। अभी ईद पे ही आपने एक स्टेट में शक शुबा कर दिया कि ईद की छुट्टी बंद कर दी, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। आप इसको भी एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाइए, जुडिशरी की तरह इंडिपेंडेंट अदारे बताइए, जितने भी रिलीजियस अदारे हैं उसमें अपने चुने चुनाए नुमाइंदे बनाइए, अकाउंटेबिलिटी और बढ़ाइए जैसे नीलूफर मैम कह रही हैं, और इसको स्ट्रिक्ट लॉस के तहत इसको चलने दीजिए, और फिर आप ऊपर से इसको सर्वेलेंस रखिए। तो मुझे लगता है किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। हर एक के रिलीजियस सेंटीमेंट जो है वो बिल्कुल फले फूलेंगे और एक दूसरे से भाईचारा कायम दायम रहेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं, आप अभी ऑनरेबल मिनिस्टर कह रहे थे, कोई मैं सुन रहा था, कल कोई ये कहेगा कि जनाब ये जो पार्लियामेंट है ये भी वक्फ की है, पार्लियामेंट के बाहर तो आप सेल्फी नहीं ले सकते, तो कोई कैसे कहेगा जनाब के पार्लियामेंट भी वक्फ की है? अडानी का घर जो है वो वक्फ की लैंड पे अलॉट हुआ होगा, अलॉटमेंट ली होगी, तभी तो घर बना है। ऐसे कोई कानून के बाहर जाके तो कोई ऐसी चीजें नहीं होती हैं। हर चीज कानून के दायरे में है, आइन के दायरे में है, उसकी एक प्रॉपर नोटिफिकेशंस होती हैं, गवर्नमेंट मॉनिटर करती है, गवर्नमेंट के चुने चुनाए नुमाइंदे हैं। फिर भी अगर कहीं कोई एम्बेजलमेंट होती है, गवर्नमेंट को उसका स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, इमीडिएट जो भी कल्प्रेट हो उसको सामने लाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। और ये जो लास्ट वाला आपने पॉइंट उठाया, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आखिर क्या ऐसा हुआ है जो सरकार ने कहा है नहीं हुआ, और उसके अलावा क्या वक्फ पर सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का इससे पहले कब्जा नहीं रहा है, अपनी मनमानियां नहीं रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों तक मुद्दे, बहस, डिबेट और बातें करने के बाद आखिर क्या मैसेज जाएगा लोगों के दरमियान? सिर्फ ये कि हम आपस में बटेंगे। वक्फ बोर्ड का कितना भला होना है ये देखना काफी बाकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एतमाद तो किसी को नहीं है, दोनों पक्ष में नहीं। एक तरफ मुसलमान जिनको लग रहा है कि भाई हमारे हितों की बात तो आपने पहले भी नहीं की, हमारे लिए सारे दरवाजे आपने बंद किया और हमारे रास्ते आपने हमेशा से काटे, तो अब आप हमारे हित में कौन सा काम कर लेंगे, हमें आप पे भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ सरकार कि भाई जो लोग पिछड़े हैं वो हमारे साथ हैं और उनकी भलाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। सवाल यह है कि अपोजिशन क्या सोचती है और सरकार क्या सोचती है। सवाल सिर्फ इतना है कि आप क्या सोचते हैं और आपके हित में क्या सरकार और अपोजिशन है, बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तर मालूमात के लिए। सीधा लिए चलते हैं आपको लोकसभा, जहां पे अमित शाह खिताब कर रहे हैं। अपने परिवार की पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाए हैं, मगर 2014 से मान्यवर जातिवाद, तुष्टीकरण और परिवारवाद को एक साथ नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर विकास की राजनीति इस देश में प्रस्तावित। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करिए और चुनकर आइए। 3 टर्म मोदी जी को चुना है और 3 टर्म भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। मेरी बात ठीक कर मान्यवर, अंत में